नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी कांग्रेस पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को यहां हार्वर्ड स्टडी का क्रेज है। कोरोना काल में कांग्रेस ने कहा था कि भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड में केस स्टडी होगी। बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत अच्छी स्टडी हुई है। उसका शीर्षक था द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। मुझे भरोसा है कि भविष्य में हार्वर्ड ही नहीं बल्कि बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में कांग्रेस की बर्बादी और डुबाने वाले लोगों पर अध्ययन होना ही है। इतनी बड़ी भयंकर महामारी, बटा हुआ विश्व, युद्ध के कारण हो रहे विनाश, अनेकों देशों में अस्थिरता का माहौल है। कई देशों में भीषण महंगाई है, बेरोजगारी, खाने पीने का संकट, और हमारे अड़ोस पड़ोस में भी जिस प्रकार से हालत बने हुई है, ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष जी, कौन हिंदुस्तानी इस बात पे गर्व नहीं करेगा कि ऐसे समय में भी देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। आज पूरे विश्व में भारत को लेकर के पॉजिटिविटी है, एक आशा है, भरोसा है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये भी खुशी की बात है कि आज भारत को विश्व के समृद्ध देश ऐसे G20 समूह की अध्यक्षता का अवसर भी मिला। ये देश के लिए गर्व की बात है। ये देश के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव की बात है। लेकिन मुझे लगता है, पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन अभी लग रहा है शायद इससे भी कुछ लोगों को दुख हो रहा है। 140 करोड़ देशवासियों में किसी को दुख नहीं हो सकता है। वो आत्मनिरीक्षण करे, वो कौन लोग हैं जिसको इसका भी दुख हो रहा है। निराशा में डूबे हुए कुछ लोग इस देश की प्रगति को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें भारत के लोगों की उपलब्धियां नहीं दिखती है। अरे 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ और प्रयास का परिणाम है, जिसके कारण आज दुनिया में डंका बजना शुरू हुआ है। उन्हें भारत के लोगों के पुरुषार्थ और परिश्रम से प्राप्त उपलब्धियां उनको नजर नहीं आ रही हैं। वहाँ कितनी बार मिले हैं, तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिए। प्रधानमंत्री के भाषण पर आप क्या सोचते हैं? आपने जो सवाल पूछे थे, इसके सवाल पूछे थे, आपको जवाब मिला आपको? Are you satisfied with the Prime Minister? जवाब मिला आपको? नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट इट रिवील्स द ट्रूथ। हिंदी में ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है। हाँ, कि अच्छा, इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है, मैं इंक्वायरी करा देता हूँ। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। उनको आप देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर, इस पर आप क्या कहें? वो तो ठीक है, मतलब मेरा कहना है ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है, हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें। बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
बुधवार को राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जमकर बरसे। राहुल गांधी की ही तरह खड़गे ने भी पीएम मोदी और अडानी पर जमकर कटाक्ष किए। सुना क्या कुछ कहा कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने। सदन में मैं देखता हूं, सदन के बाहर भी मैं देखता हूं कि कभी भी या तो नफरत की बात ज्यादा करते हैं। बार बार मैं देखता हूं हमारे रिस्पॉन्सिबल एमपीज, मिनिस्टर्स ऐसी बात करते हैं कि कहीं भी जाओ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे वही है आपको देश में, हिंदू मुस्लिम ही मिलता है, दूसरे सब्जेक्ट नहीं मिलते ये। और दूसरे तरफ कहीं क्रिश्चियन का चर्च है, उसके तरफ आपकी निगाह। कहीं शेड्यूल कास्ट किसी मंदिर में गया तो उसको मारते हो, उसकी सुनवाई नहीं होती है। अरे सुनिए, देखिए एक क्या है, आज हम शेड्यूल कास्ट को हिंदू समझते ना, नहीं समझते ना, समझते हैं तो उसको मंदिर में क्यों अलाउ नहीं है? समझते हो तो उसको पानी क्यों नहीं देते? समझते हैं तो उसको शिक्षा क्यों नहीं? समझते हो तो उसको बराबरी का स्थान क्यों नहीं देते हो? अरे उसके घर में जाके खाना खा के शो मचाते हो। हमने आज शेड्यूल कास्ट के मकान में खाना खाया। बहुत से मंत्री फोटो निकालकर टीवी में ये बताते हैं कि शेड्यूल कास्ट के घर में आज खाना खाए। बड़ी बात है नहीं। अरे धर्म एक है ना, ऑनरेबल, जब धर्म एक है। लेकिन आज नफरत हर जगह फैल रहा है, उसको हमारे ही प्रतिनिधि लोग, मंत्री लोग उसको बढ़ावा दे रहे। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि आप चुप क्यों बैठे? आप हर एक को डराते हो, लेकिन इनको क्यों नहीं डरा रहे? जो लोग तो समाजवादी पार्टी की नई कार्यकारिणी में 6 साल के बाद शिवपाल यादव की वापसी हुई है, लेकिन उनके किसी भी करीबी नेताओं को जगह नहीं मिली है। शिवपाल को सपा राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपने के बाद पहली बार अखिलेश यादव मंगलवार को उनके घर पहुंचे। चाचा भतीजे के बीच करीब 45 मिनट तक गुफ्तगू हुई और इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। शिवपाल यादव की सपा में वापसी और उसमें उनकी पार्टी के विलय के बाद उम्मीद की जा रही थी कि मैनपुरी में डिंपल यादव की जीत पर शिवपाल यादव को अखिलेश यादव कोई बड़ा इनाम देंगे। सियासी हलकों में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने का दावा भी किया जा रहा था। कहा तो यहां तक जा रहा था कि अखिलेश यादव उन्हें अपनी जगह नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चाचा शिवपाल यादव को दे देंगे। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा के बाद इन सारी अटकलों पर विराम लग गया। दरअसल सपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शिवपाल यादव को 5वें स्थान पर रखा गया। शिवपाल के साथ ही भाजपा से गए स्वामी प्रसाद मौर्य और बसपा से गए रामअचल राजभर के साथ इंद्रजीत सरोज को भी सपा में राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। लेकिन शिवपाल के अलावा उनके किसी भी समर्थक को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली है। प्रसपा के सपा में विलय के बाद शिवपाल को अखिलेश से बड़े इनाम इकरार की उम्मीद थी, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ऐलान के बाद चाचा शिवपाल और उनके समर्थकों के मंसूबों पर पानी फिर गया। अखिलेश की नई टीम में 5वें पायदान पर जगह मिलने से यह साफ हो गया कि शिवपाल यादव के राजनीतिक कद में कोई खास इजाफा नहीं हुआ। शिवपाल को प्रोटोकॉल के हिसाब से अखिलेश और रामगोपाल यादव के अधीन ही रहना होगा। शिवपाल को सपा राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपने के बाद पहली बार अखिलेश यादव मंगलवार को उनके घर पहुंचे। चाचा भतीजे के बीच करीब 45 मिनट गुफ्तगू हुई और इस मुलाकात के राजनीतिक मायने तलाशे जाने शुरू हो गए हैं। चाचा शिवपाल पहले सपा में खुद हुए सेट, अब समर्थकों को सेट कराने में जुटे शिवपाल। चाचा शिवपाल के करीबियों को वक्त का इंतजार।
अखिलेश से 45 मिनट की मुलाकात के मायने क्या? मंगलवार को चाचा और भतीजे के बीच हुई मुलाकात में प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर मंथन हुआ। माना जा रहा है शिवपाल यादव अपने साथियों को प्रदेश की कमेटी में एडजस्ट कराना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ना तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली है और ना ही सपा प्रवक्ताओं की टीम में जगह मिली है। ऐसे में शिवपाल ने अपने करीबियों को सपा प्रदेश कार्यकारिणी में समायोजित कराने की रणनीति बनाई है। बताया जा रहा है कि बैठक में शिवपाल यादव की पार्टी के राष्ट्रीय और कार्यकारिणी में रहे कुछ लोगों को समायोजित करने पर जोर दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुभाष चंद्रा के साथ चंदन वर्मा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबरें तो यह भी उड़ रही हैं कि अखिलेश शिवपाल की मुलाकात के दौरान सदन में शिवपाल को आगे की कुर्सी आवंटित कराने पर भी सहमति बनी है। लेकिन शिवपाल के सामने अभी भी सबसे बड़ी चुनौती अपने समर्थकों के साथ बेटे आदित्य यादव को सपा कार्यकारिणी में जगह दिला पाने की ही बनी नजर आ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर चाचा के सम्मान में अखिलेश कब मैदान में होंगे? क्या वाकई में शिवपाल और उनके समर्थकों का इंतजार खत्म होगा या अभी भी चाचा यूं ही साइकिल के कैरियर पर बैठे नजर आएंगे? न्यूज डेस्क, इंडिया वॉइस। पहले पेपर लीक जांच पर सियासी हायतोबा के बाद अब परीक्षाओं को लेकर भी उत्तराखंड में सियासत शुरू हो गई है। क्या है मामला, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। बीजेपी दावा कर रही है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेपर लीक प्रकरण के बाद धामी सरकार के निर्देश पर पुलिस ने तेजी से न सिर्फ कार्रवाई की बल्कि 40 से ज्यादा अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। इतना ही नहीं, दावा यह भी कि राज्य लोक सेवा आयोग में भी भर्ती परीक्षा में हुए भ्रष्टाचार के बाद धामी सरकार का ही एक्शन था कि अपराधियों को जेल भेजकर पूरे भर्ती परीक्षाओं की जांच शुरू कर दी। लेकिन दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस ने इन्हीं भर्ती परीक्षाओं को लेकर सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। साथ ही विपक्षी दल कांग्रेस ने मांग की है कि जब तक भर्ती परीक्षाओं की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक भर्ती परीक्षाओं को रोका जाए, जिसको लेकर राज्य के भीतर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। जो मेंस की परीक्षाएं ली जा रही है पीसीएस की, उसमें मेरा ये आरोप है कि जांच और परीक्षा साथ साथ कैसे हो सकती है। अगर परीक्षा कंडक्ट होने के बाद अगर ये पाया जाता है कि जो मेंस का पेपर था वो भी पहले से लोगों के पास था या उसकी भी चोरी हुई है, तो फिर से एग्जाम होने की बात आई। तो क्यों नहीं सरकार इस एग्जाम को रोककर जांच पूरी होने तक इंतजार करे और जांच में जो भी पाया जाए उसके बाद एग्जाम की डेट घोषित की जाए और एग्जाम लिए जाए। श्री करण नेहरा जी का ये बयान सीधा सीधा राज्य के लिए और राज्य के बेरोजगारों के खिलाफ है, क्योंकि लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और उनके समयबद्ध तरीके से परिणाम भी सामने आएंगे जिससे कि रोजगार मिल सके। जहाँ कहीं पर कुछ गड़बड़ है तत्काल कार्रवाई की जा रही है। तो इसकी आड़ में कांग्रेस प्रदेश के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल बनाना चाहती है। कांग्रेस ने अपने समय में तो कोई खास रोजगार नहीं दिए। अब जब माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में रोजगार देने की बहुत तेजी गति से कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस उससे परेशान है और कोई बिना बात का बहाना बांध के इस प्रकार की बयानबाजी कर रही है। यानी कांग्रेस का तर्क है कि भर्ती परीक्षाओं में हुए भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। ऐसे में जांच पूरी होने तक भर्ती परीक्षाओं को रोका जाए और जांच पूरी होने के बाद उन भर्ती परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान हो, ताकि अभ्यर्थियों के मन में किसी तरह की कोई भ्रष्टाचार होने की आशंका या गड़बड़ी की कोई शिकायत न रहे। तो बीजेपी कांग्रेस को बेरोजगारी विरोधी बता रही है। यानी बीजेपी और कांग्रेस भले ही परीक्षाओं को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हों, लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती संख्या को कम करने का यही तरीका कि भर्ती परीक्षाओं को जल्द से जल्द आयोजित कर बेरोजगार की राह में रोड़ा न अटकाएं। देहरादून से अभय की रिपोर्ट। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा पर जबरदस्त हमला बोला है और वहीं उन्होंने कहा कि जेडीयू को कमजोर करने की बात करने वाले उपेंद्र कुशवाहा आजकल खुद कमजोर हो रहे हैं और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ठिकाना ढूंढ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को जानकारी का अभाव है। जेडीयू पार्टी हम सभी की पार्टी है और हम सभी के नेता नीतीश कुमार जी हैं। उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी ने जब विधान पार्षद बनाया, सांसद बनाया, तब पार्टी मजबूत थी, लेकिन अब उनको कमजोर लग रही है। उनके पास बहुत अच्छा थर्मामीटर है, वे जांच लेते हैं। अपने बारे में भी जांच के पहले नीतीश कुमार को बता देते हैं, उनको भी पता चल जाता कि आप कितना दिन तक इस दल में रहिएगा, आप कब यहाँ से चले। हम तो इस पार्टी में फाउंडर मेंबर हैं। जब जनता दल जॉर्ज बना उस समय मैं था, मैं जनरल सेक्रेटरी बिहार का था।
उसके बाद लगातार समता पार्टी बनी, दमकीपा बनी, जितनी पार्टियां बनी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जननायक कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में, हमारे जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नेतृत्व में, उन पार्टियों में अभी तक मैं बरकरार हूँ। और हम लोग वैसे लोगों में से नहीं हैं कि कुछ मिला तो ठीक है और नहीं तो कुछ बोल रहे हैं। उनके पास चारधाम यात्रा को देखते हुए सरकार ने कमर कस ली है, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी लगातार अधिकारियों को चारधाम यात्रा को लेकर बेहतर बनाने को लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं। और उन्होंने बताया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में 50-50 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसका कार्य तेजी के साथ चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द ये कार्य पूरा हो जाएगा, जिससे प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली बार 42 लाख से ज्यादा लोगों ने चारों धाम के दर्शन किए थे। इस बार ये आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है, जिससे देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा चार धाम यात्रियों के लिए समुचित व्यवस्था इस बार की जा रही है। और इस बार हम हर ज़िले में, मैं अभी परसों रुद्रप्रयाग जा रहा हूँ, फिर चमोली जा रहा हूँ, फिर उत्तरकाशी जाने वाला हूँ। मैं भी हर ज़िले की एक स्वास्थ्य विभाग के अलग से समीक्षा करने जा रहा हूँ। और फिर हम मुख्यमंत्री जी के साथ एक बैठक करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि पिछली बार लगभग 47-48 लाख लोग यात्रा पे आ रहे हैं। इस बार की संभावना भी है कि उससे ज़्यादा लोग। उधर राजधानी देहरादून में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए कैंप लगाया गया है। इस कैंप में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे उपभोक्ताओं की समस्याओं का निस्तारण किया गया। ईसी रोड स्थित उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यक्रम में आयोजित इस कैंप में अपर मुख्य सचिव राधार तोड़ी और पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अनिल यादव शामिल हुए और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर विद्युत समस्या के समाधान के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर लगे हैं, इनका आइडिया एक्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही दिया था, क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते थे कि हमारा बिल सही नहीं आ रहा है, या हमें लो वोल्टेज है, या हमें तार शिफ्ट करना है। तो उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में कुछ जगहों पे आप ऐसे कैंप लगवाइए जहाँ पे जो जनता के लोग हैं जिनकी शिकायत है वो आसानी से आ सकें और अपनी बात कह सकें। उसी उद्देश्य से ये कैंप लगे हैं, शिविर लगे हैं। देखिए, हम लोग हमारी टीम और हमारे जो अधिकारी हैं आप लोगों के सहयोग से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। दौरान पिछले 2 साल पहले हमारा जहां लॉस 577 करोड़ हुआ करता था, पिछले साल 1.51 करोड़, और इस बार हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाएगा, ऑडिटेड अनऑडिटेड के तौर पर देखा जाए तो 3 लाख रुपए प्रॉफिट में आए हैं। और हमारी नेशनल रेटिंग भी इम्प्रूव हुई है। साथ साथ हम लोग हिमालयी राज्यों में सर्विस मैटर्स में फर्स्ट आए हैं। जैसा कि कल भी हम लोग अभी चीफ सेक्रेटरी साहब के नेतृत्व में जो मीटिंग हो रही थी उसमें बात आई है। हम लोगों को एप्रिसिएशन, भारत सरकार ने एप्रिसिएशन दिया है कि यूपीसीएल या ऊर्जा विभाग ऑफ उत्तराखंड ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, उसके लिए उनको बधाई हो। देखिए, उत्तर प्रदेश के 2 जिले बांदा और अमरोहा से 2 ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें आप देखेंगे तो सन्न रह जाएंगे। जी हां, दरअसल बच्चों को फ्री में बांटे जाने वाली किताबें रद्दी के भाव बेच दी गईं। जरा सोचिए, हम सब सरकार को टैक्स देते हैं जिससे सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें आती हैं, लेकिन ये किताबें बच्चों तक पहुंचना तो दूर, बल्कि ये किताबें कबाड़े में पाई जाती हैं। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, इन तस्वीरों की सच्चाई आप जानेंगे तो सचमुच आपका माथा ठनक जाएगा। ये तस्वीरें यूपी के अमरोहा और बांदा जिले से सामने आई हैं, जहां सरकारी स्कूलों में मुफ्त में बांटी जाने वाली किताबें रद्दी के भाव कबाड़ में बेच दी गई। जानकारी जैसी बड़े अधिकारियों को लगी, अफरा तफरी का माहौल बन गया। कहीं से किताबें लोगों के पास आ गई हैं और ये किताबें भरी जा रही थी। मैंने आकर के देखा तो मुझे शक हुआ, पूछा तो जो भरने वाले थे वो भाग गए यहाँ से। अच्छा, कितनी किताबें होंगी लगभग यहाँ? लगभग 2000। कितनी किताबें? अच्छा, कौन कौन अधिकारी यहाँ पर मौके पर आया? मौके पे खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्रभारी आए हैं जी, और थाने से पुलिस भी आई है। कौन से गांव का मामला है ये? कनेटा। कौन से सत्र की हैं ये जो किताबें यहाँ पर? 22-23।
सोचिए, नौनिहालों के हाथ में होने वाली विद्या माता कबाड़ में धूल फाक रही है। दरअसल अमरोहा में 1 से 8वीं तक की किताबें बच्चों को बांटी जानी थी। साल 2022-23 के सत्र के लिए किताबें मंजूर हुई थी। किताबों को बेचने के लिए डीसीएम में भरा जा रहा था। तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस पहुंची। वहीं बांदा में भी कुछ इस तरह का मामला सामने आया, जहां कबाड़ की दुकान में किताबें पाई गईं। स्कूल में निःशुल्क किताबें बांटी जानी थी। पुलिस की छापेमारी के दौरान 10 क्विंटल किताबें बरामद हुई। पुलिस की सूचना के बाद शिक्षा विभाग मौके पर पहुंचा। तुरंत कार्रवाई करते हुए संकुल प्रभारी पर गाज गिरी। ऐसे में सवाल उठता है कि शिक्षा को लेकर प्रशासन आखिर कितना गंभीर है, जहां सरकार के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर बच्चों की किताबें मुहैया कराई जा रही हैं। वहीं ऐसे में इन किताबों को स्कूल प्रबंधन बच्चों को ना देकर कबाड़ में बेचकर अपनी झोली भरने में व्यस्त है। तो फिर सवाल उठता है, कैसे पढ़ेगा इंडिया? तो आखिर कैसे बढ़ेगा इंडिया? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बुलंदशहर पहुंचे। एनसीपी नेता के शर्मा की बेटी की शादी के कार्यक्रम में शरीक हुए अखिलेश यादव। और बता दें कि इस समारोह में एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। तो अखिलेश यादव पहुंचे और शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे, और इसी दौरान एनसीपी चीफ शरद पवार भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। तो शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं अखिलेश यादव। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भारतीय जनता पार्टी पर दारोगा भर्ती में धांधली का आरोप लगाया है। बुधवार को सपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि 2020 और 2021 में दारोगा भर्ती में 15 लाख रुपए लेकर पेपर करवाया गया है। वहीं ब्लैक लिस्टेड भर्ती एजेंसी कंपनी से परीक्षा की मांग उन्होंने की है। कंपनी से परीक्षा कराई गई। बता दें कि इस दौरान उनके साथ तमाम अभ्यर्थी भी मौजूद रहे। आरोप है कि बीजेपी ने पैसा लेकर अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक लगाए गए पेपर बगैर करवाया गया है। इसके लिए सपा परीक्षा को निरस्त करने की मांग करती है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से नाम बदलने की सियासत तेज हो चली है। बीजेपी पर पहले भी नाम बदलने को लेकर विपक्ष ने खूब हमला बोला, लेकिन अब सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी ने नाम बदलने की कवायद शुरू कर दी है। सुभाष सपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर लखनऊ का नाम बदलने की मांग उन्होंने की है और सीएम योगी से ये मांग की गई। अरुण राजभर ने गाजीपुर का नाम विश्वामित्र नगर और बहराइच का नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम पर करने की मांग की गई। वहीं लखनऊ का नाम भी लक्ष्मणपुरी करने की अपील की है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने गाजीपुर और बहराइच जिले का नाम बदलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्पष्ट मांग है कि जो हमारे इतिहास रहे हैं, जो हमारे विरासत रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों ने इस प्रदेश को और इस जो जनपद जिसको विदेशी आक्रांताओं ने बदलने का प्रयास किया है, जो इतिहास हमारे रहे हैं, उसको बचाने का अब समय आ गया है। जैसा कि बहराइच का नाम विदेशी आक्रांताओं ने नेपाल की तराई के किनारे से जब बहराइच पर चढ़ाई किया था, तो महाराजा सुहेलदेव राजभर ने विदेशी आक्रांताओं धराशाही करके बहराइच जिले को बचाने का प्रयास, बहराइच जिला ही नहीं उत्तर प्रदेश के तमाम उन राजाओं को धराशाही करते हुए बहराइच पर चढ़ाई किया था। तो बहराइच के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों को बचाने का प्रयास महाराजा सुहेलदेव राजभर ने किया। उत्तर बिहार में सत्ता बदलाव के बाद सियासी उठापटक लगातार जारी है। जेडीयू के बागी नेता उपेंद्र कुशवाहा को लेकर पार्टी के अंदर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम नीतीश कुमार और ललन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल चुके कुशवाहा आए दिन कोई न कोई बड़ा बयान दे रहे हैं।
अब इसी बीच पार्टी के विधान परिषद रामेश्वर महतो ने आज उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए महतो ने कहा कि हमने उपेंद्र कुशवाहा जी से कहा है कि वो पार्टी में बने रहें और मुख्यमंत्री से बात करें। इसके अलावा उन्होंने भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को भी निशाने पर लिया। क्या कुछ कहा रामेश्वर महतो ने, सुनिए। ठीक नहीं, मैं तो उनसे आग्रह करने आया हुआ था कि जो कुछ भी चल रहा है ये बंद हो, आप मुख्यमंत्री से मिलिए और मिल के इस चीज़ों को शॉर्ट आउट कीजिए, ताकि लोगों के बीच में जो मैसेज आ रहा है समाज में या पार्टी के लिए वो ठीक नहीं है। यही उनसे आग्रह करने के लिए मैं आया था। वो कहे हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कि मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे, मैं जाऊँगा मिलने। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।